euros. Yes, we were doing our revision of the 10th syllabus. हमारे हाफ ईयरली का काफी कोर्स 2 बार रिवाइज हो चुका है. Even then, if anybody find any problem, you can ask me. Ask me, send me in a written form. Any problem? Send me problem. No problem. Any problem? Divya Chetri, Diksha. Good afternoon, ma'am. Afternoon. Sapna Shah. Any problem? No problem. Divya Chetri, yes. Washing soda. Washing soda का chemical name है sodium carbonate, Na2CO3. और Na2CO3 इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट NO2CO3. इसको अब आप ध्यान से देखो, इसमें कार्बोनेट की 2 वैलेंसी है, सोडियम की 1 वैलेंसी होती है. तो जो 2 लगा है वो कार्बोनेट की वैलेंसी का लगा है. मैं आपको बताती हूँ, अभी वहां चली जाऊं मैं. यस, अब आप देखिए वॉशिंग सोडा में Na2CO3, Na2CO3, ये 2 जो है कार्बोनेट की वैलेंसी है, सोडियम की 1 वैलेंसी है. सो वी राइट सोडियम कार्बोनेट. इसको जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ऑन हीटिंग द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वी गेट सोडियम कार्बोनेट. और वो सोडियम कार्बोनेट, so many times sodium carbonate is hydrated sodium carbonate. It has got 10 molecule of water attached. On heating it again, that molecules evaporates. So we get the NaHCO3. ये देखिए on heating हमको मिलता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. दिस इज अ बेकिंग सोडा. इस बेकिंग सोडा को व्हेन वी हीटेड बेकिंग सोडा, ऑन हीटिंग द बेकिंग सोडा, तो इसको हमको सोडियम कार्बोनेट H2O फिर CO2 मिल जाता है. तो ये प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज वेरी सिंपल. वी गेट इट फ्रॉम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग. एंड सोडियम कार्बोनेट में बहुत बार वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाता है. ये बहुत ही कॉमन है, वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है इसके अंदर. It absorbs water from the air. ये देखिए Na2CO3 डॉट 10H2. ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल जो है इसमें आकर के अटैच्ड हो जाते हैं. 10 वाटर मॉलिक्यूल फॉर मेकिंग द बेकिंग, 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें आके अटैच्ड हो जाते हैं. और जब इसको गर्म करते हैं तो वाटर जो है रिक्रिस्टलाइन हो जाता है. इसका बहुत बड़ा एक यूज है. इट इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर. एक क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ केमिकल विच इज यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर. तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये इसका सबसे बड़ा यूज है. और बाकी ये पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में तो यूज होगा ही होगा. सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है सोडियम कार्बोनेट. बट द मेन यूज, इट इज यूज्ड इन द रिमूविंग ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर. नेक्स्ट, and sodium carbonate can be used as a washing soda, can be used as cleaning agent at the home. हमारा घर दूसरे चौथे दिन हम पोछे में साबुन डालते हैं. How to obtain their nutrition? How do organism obtain their nutrition? कौन सा organism? Unicellular, multicellular? Unicellular or multicellular? Tell me which organism? प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म आते हैं. ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं. प्लांट्स, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? This is a very very common question कि पानी में ही एसिड जो है वो अपनी एसिडिटी शो करता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. इन अ ड्राई एसिड डज नॉट शो इट्स एसिडिटी.
तभी इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू द एसिडिक वाटर, बट द एसिड रिलीजेस, वो मैंने आपको बताया था, हर एसिड पानी में जाके H आयन रिलीज करता है और वो H पॉजिटिव आयन वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम बनाता है H3O। वो हाइड्रोनियम में चार्ज होता है और उसमें ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, क्योंकि तब एसिडिक इफेक्ट आता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू द एसिडिक वाटर, इट कैन नॉट पास थ्रू द ड्राई। जब हम ड्राई एसिड को लिटमस पेपर में डालेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, बट व्हेन ड्राई हम वेट लिटमस पेपर में एसिड डालेंगे, दैट इट विल चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, क्योंकि अब एसिडिक इफेक्ट आया। इसी तरह आपका यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छा है, HCl plus H2O। अब आपका HCl एसिड है, वो पानी में गया, उसने एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करा, वो हाइड्रोजन आयन H2O ने कैच कर लिया, ले लिया और H3O बन गया, वो बन गया आपका हाइड्रोनियम। तो वो चार्ज होता है हाइड्रोनियम, तभी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई और एसिडिक इफेक्ट आ गया, आई एम सॉरी, चार्ज आने से एसिडिक इफेक्ट आ गया। जब चार्ज आया तो इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू दिस। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसमें 1-2 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आया जाता है। मैं यहाँ पे लिख के आपको बुलाती हूँ। HCl जब H2O में गया तो इसने H3O को पॉजिटिव कर दिया, आपकी बुक में दिया हुआ देखिए पेज नंबर 93 में। अब H3O जब पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो ये H3O के पॉजिटिव होने से क्या होता है, H3O के पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी कैन पास ऑन इट। और हमेशा एसिड जो है अपना एसिडिक इफेक्ट इट शोज इन अ वेट पेपर, इट शोज इन अ वाटर मीडियम। एसिड ड्राई मैटर में इसकी एसिडिटी नहीं आती है। नेक्स्ट इज इट क्लियर टू यू? जिसने भी पूछा था, किसने पूछा था? अदिति, इज इट क्लियर? Aditi, is it clear? From Diksha, nutrition in amoeba, very good. ये तो बहुत ही इजी है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैन प्रोट्रूड, बाहर निकाल सकता है प्रोजेक्शन। अमीबा कैन ग्रो इट्स प्रोजेक्शन आउटसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड सूडोपोडिया। अब ये जब ये फूड को स्मेल करता है, यहाँ इसका फूड क्या है? इसका फूड है मरी हुई चींटी, मरा हुआ मच्छर, कोई पानी की लहर जैसे किनारे पे आई और फिर वापस चली गई, उस पानी के लहर के साथ कोई भी एक्वेटिक एनिमल मरा हुआ आ गया छोटा सा, या किसी मछली का अंडा आ गया, कुछ भी आ गया, तो अमीबा उसको ले लेता है। तो अमीबा क्या करता है, इसके जो बॉडी सेल्स हैं, दे कैन इजीली स्मेल द प्रेजेंस ऑफ द फूड। It is a unicellular animal, but God has provided it with so many extra power. तो इसके बॉडी के सेल कैन स्मेल द फूड, तो इसमें से 2 सूडोपोडिया बाहर निकलते हैं अपने फूड के पास, और फिर उसके फूड को ऐसे कवर कर लेंगे और वो उसकी बॉडी के अंदर आ गया, वहां पे दे डेवलप फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल जो होता है वो डेवलप जब हो जाता है तो वो उस फूड को डिसॉल्व करके, फूड वैक्यूल कंटेन्स अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, तो वो उसके फूड को डिसॉल्व करके साइटोप्लाज्म में ले आते हैं और उसका खाना हो गया। इसी तरीके से वो अपना एक्सक्रीट भी कर देता है अपना वेस्ट। ये देखिए ये अमीबा है। अमीबा की तो कोई शेप नहीं होती ना, पता है तुम लोगों को, यहाँ पे फूड पार्टिकल है। अब इसके बाद क्या करता है, ये फूड पार्टिकल इसने अंदर ले लिया, इसके चारों तरफ फूड वैक्यूल डेवलप हो गया। ये फूड वैक्यूल जो है डाइजेस्टिव जूस कंटेन करता है और उस डाइजेस्टिव जूस से डिसॉल्व कर दिया और ये सेल के साइटोप्लाज्म में, इट कम्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। नेक्स्ट, या एसिड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह पढ़ना, बहुत अच्छी तरह, इसमें बहुत आते हैं क्वेश्चन हमेशा। नेक्स्ट, नो मोर क्वेश्चन। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग पूछ रहे हो, सपना बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग पूछ रहे हो, पूछो। अब हम आ जाते हैं वेरियस ब्रेकडाउन ऑफ क्या है आपका फूड चेन एंड वेब्स।
फूड चेन एंड वेब्स, ये मैंने एक्चुअल में ये पहले पढ़ाया था, मैंने इसकी फूड चेन भी बनाई थी और फूड वेब भी बनाया था। फूड चेन जो होती है वो एक कंटिन्यूसली एक चलती है। उसमें क्या है कि एक एनिमल ने उसको खाया, उसने दूसरे एनिमल को खा लिया। यहाँ पर आपका पेज नंबर है 258। जैसे ग्रास को एक कीड़े ने खाया, उस कीड़े को मछली ने खा लिया, जो तालाब के नीचे ग्रास आई, तो हर लेवल पे इसकी 10% एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऐसे चलते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होती है टेरिटरी कंज्यूमर, जो होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं टेरिटरी कंज्यूमर, मतलब जो जिन्होंने पहले कंज्यूम करा। और सेकंड ट्रॉफिक लेवल उसके बाद जो उनको कंज्यूम करते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो उनको कंज्यूम करते हैं। तो क्या होता है, हर लेवल पे इसकी 10% एनर्जी कम हो जाती है। अगर इसके पास मान लीजिए फर्स्ट कंज्यूमर के पास 90 एनर्जी है, तो 10% इसका 9 कम होके 81 रह जाएगा। 81 में अगेन फिर 10% कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब लास्ट तक पहुंचती है तो एनर्जी काफी कम हो जाती है। तो अब आप ये देखो, कुछ तो होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दे ईट ग्रास, और उन एनिमल को छोटे एनिमल खा लेते हैं। जैसे अब ग्रास को एक क्रैब ने खा लिया, पानी के अंदर क्रैब पाया जाता है, या किसी और एनिमल ने खा लिया, छोटे मोटे ने, उसको मछली ने खा लिया, और उस फिश को क्रेन ने खा लिया। तो अब इसी तरह यहाँ पे सांप को वल्चर ने खा लिया, मेढक आया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को वल्चर ने खा लिया। तो एक ये फूड चेन बनता चला जाता है, ये फूड चेन बनता चला जाता है, और हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाती है। और कितनी डिक्रीज होती है, 10% डिक्रीज होती है। ये बहुत अच्छा लिखा है, ग्रीन प्लांट्स द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट द 19% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर। 19% एनर्जी सनलाइट की जो उनके ऊपर गिरती है वो उसको कैप्चर करते हैं। When green plants are eaten by the primary consumer, अब जो green plants को जो ट्रॉफिक लेने खाने आया वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टेरिटरी कंज्यूमर। इस तरह से इनके ट्रॉफिक लेवल बनते जाते हैं। When green plants are eaten by the primary consumer, a great deal of energy is lost into as a heat to the environment. वो environment में great deal of the energy is lost as a heat, एक heat के form में energy आ जाती है। Some amount goes into the digestion and the doing work of the rest goes towards the growth of the reproduction. कुछ अमाउंट एनर्जी का उनके डाइजेशन में यूज होता है, कुछ रिप्रोडक्शन में यूज होता है, तब वो नेक्स्ट को पास करते हैं। आप देखिए कितना डिक्रीज हो रहा है उसकी एनर्जी में, क्योंकि जो खा रहा है वो खुद भी तो कंज्यूम करेगा, अपने डाइजेशन के लिए कंज्यूम करेगा, रिप्रोडक्शन के लिए कंज्यूम करेगा, बाकी द रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल फॉरवर्ड फॉर आगे दूसरे सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं। मैंने इसके बहुत अच्छे आप लोगों को डायग्राम भी बना के दिखाए हुए हैं सारे। ये टेरिटरी में एक पॉन्ड पे है, एक पॉन्ड पे है, एक ग्रास लैंड है, और एक बिग एनिमल्स का है। जैसे हिरण ने घास खाई जंगल में, फॉरेस्ट में, और हिरण को शेर ने खा लिया। और यहाँ पर एक ग्रास लैंड है, एक पॉन्ड में है। तो जो मछली है उसको क्रेन खा लेता है, सारस जिसको बोलते हैं, या बड़ा बगला। और इस तरह जो लैंड पे होता है उसमें भी इसी तरह आता है, उसमें क्रिकेट नाम का एनिमल आता है, वो घास को खाता है, उसको मेढक खा लेता है। और सांप जो है वो मेढक को खाता है, और सांप को वल्चर खाता है। तो ये एक साइकिल बनता चला जाता है आगे आगे, इसको कहते हैं फूड चेन। ये बहुत अच्छे इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यू कैन रीड इट। आफ्टर एग्जामिनेशन में आप लोगों को एक बार और करा दूंगी। फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर मैंने आपको बताया था, O2 ब्रेक डाउन इन O+O, और एक O फिर O2 से रिएक्ट करके O3 बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज केमिस्ट्री करो, कल बायो करेंगे। आज ओनली केमिस्ट्री, टुमारो इज अ बायो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है कोई भी? एमाफोर्ट्रिक ऑक्साइड मालूम है? ऑक्साइड्स ऑफ फ्यू मेटल्स, दे रिएक्ट विद द एसिड एंड बेस बोथ। हेलोजन, हेलोजन तो क्लोरीन ग्रुप होता है ना, ये 17 ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में। 17 ग्रुप निकालिए आप अपनी पीरियोडिक टेबल में, 17 ग्रुप में हेलोजन ग्रुप आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
halogen group contains chlorine, bromine, iodine. In periodic table, it's a completely non-metal. जब मेटलॉइड्स आ जाते हैं, मेटलॉइड्स के लेफ्ट में मेटल है और मेटलॉइड्स के राइट में नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल में आता है हेलोजन ग्रुप, और ये 17 प्लेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. यू टेक आउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 1 मिनट लगेगा, जल्दी निकालिए. यस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिए कहाँ पर है, देखिए कहाँ पर है, 17 पीरियड में है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन मिल गया आपको. 70 ये नॉन मेटल ग्रुप में आता है हेलोजन, और इनमें 7 जो है वैलेंस शेल होते हैं. 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. 7 वैलेंस शेल, सॉरी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. दे टेंड टू गेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एंड दे फॉर्म मेटेलिक कंपाउंड, एंड दैट कंपाउंड इज अ आयनिक कंपाउंड. Metal can easily react with the halogen group, easily, and they release the hydrogen gas also sometimes. चलिए आगे. Next, very good question. मैं amorphic oxide करा रही थी. Amorphic oxides are the oxide of few metals. They can react with the acid and base both. जैसे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद HCl, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद द NaOH also. इस तरह जिंक ऑक्साइड है. रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड. मेटेलिक ऑक्साइड जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं, दे गिव आउट वाटर. मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, दे गिव आउट हाइड्रोजन गैस. But when the metallic oxide react with the acid, they always give out water. देखिए, ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट प्लस H2O. क्योंकि एक ऑक्साइड लगा हुआ है मेटल के साथ, ये ऑक्साइड इसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वाटर बना देता है. Whenever the metallic oxide react with the acid, they always give out water. But some metallic oxide are the amorphic oxide. They can react with the acid and both. उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो सोडियम एल्यूमिनेट देगा और सोडियम जिंकेट देता है, और जिंक ऑक्साइड है वो सोडियम जिंकेट देता है. इस तरह से वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl से भी रिएक्ट करता है, NaOH से भी. NaOH से रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट देता है, सॉरी. और यहाँ पे आप देख लीजिए, और ZNO भी एक एमोफोर्टिक ऑक्साइड है, ये भी एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है. अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन द टर्म एमोफोर्टिक ऑक्साइड विद एग्जांपल, तो पहले आप एमोफोर्टिक ऑक्साइड बताएंगे क्या होता है. उसमें you will write down the oxide of the few metal, they can react with the acid and base both. फिर आप उनकी केमिकल इक्वेशन देंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की HCl के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की NaOH के साथ. You cannot afford to miss the chemical reaction. नियॉन, आर्गन एंड हीलियम. नियॉन, पहले मुझे एमोफोर्टिक बता लेने दो. एमोफोर्टिक ऑक्साइड आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी पूरी अच्छी तरह डिटेल में. अब जैसे ये है, आपने एक दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये देखिए, +O2, 2, 3, और ये कितना हो गया 4, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे 4 3 12, 12 HCl हो जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे. हाँ 12. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और आपका क्या बना, वो आपका ऑक्सीजन रिलीज हुई. इस तरह Z एल्यूमिनियम को आप उससे रिएक्ट करेंगे. मैं आपको इसमें दिखाती हूँ. ठहरो, एमोफोर्टिक ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2O.
AlCl3 plus H2O. 2 AlCl3, 6 AlCl. Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 6 2 AlCl3 plus H2. तो यहाँ 3 H2, 3 H2 करना है। ये एमोफोट्रिक ऑक्साइड है, ये एमोफोट्रिक Cl से भी रिएक्ट कर रहा है। ये एमोफोट्रिक ऑक्साइड आपका NaOH भी रिएक्ट करेगा। ये होगा NaAlO2 plus H2O। तो यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम की 2 है, 2 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो अब आपके ये एमोफोट्रिक ऑक्साइड है, इट कैन रिएक्ट विद द एसिड, इट कैन रिएक्ट विद द बेस। ये एमोफोट्रिक ऑक्साइड है, इट कैन रिएक्ट विद द एसिड, एसिड से एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये बेस से रिएक्ट करता है। NaOH बेस है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट दे देगा। इसी तरह आपके पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, वो जिंक ऑक्साइड आपका एसिड से भी रिएक्ट करेगा और NaOH से भी रिएक्ट करेगा। आपको अगर एमोफोट्रिक ऑक्साइड पूछा जाता है, यू आर सपोज टू राइट केमिकल रिएक्शन इन बोथ केसेस, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अभी आपने पूछा आर्गन, नियॉन एंड वो ये आप निकालिए। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में आते हैं, इनको एक पूरा अलग ग्रुप दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल में। ये 18 ग्रुप में आते हैं, 0 ग्रुप, इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं कि दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर सब्सटेंस, और इनके जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होता है, उसको और ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब आप 18 ग्रुप में देख लीजिए, हीलियम है, हीलियम का इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका एक ही शेल है, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह नियॉन है, उसका 10 है, 2 + 8। आर्गन का 18 है, 2 8 8। तो ये दे डू नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट टेंड टू गेट मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये स्टेबल अरेंजमेंट पे है। ये 18 ग्रुप में आता है। कभी कभी पूछा जाता है नोबेल गैस को किस ग्रुप में रखा गया। How do metals carbonate and metal hydrogen carbon react with acid? मेटल कार्बोनेट जो है आपका सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, इनको एसिड से रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, और ये बनाएगा कौन सा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और कार्बोनिक एसिड फिर ब्रेकअप होके H2O और CO2 बनाता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी ये रिएक्ट करते हैं तो आपको कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेगा आपको H2O और CO2 जरूर देगा, H2O और CO2 जरूर देगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट ग्रुप। अब आप देख लीजिए Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये देखिए Na2CO3, HCl प्लस CO2 प्लस H2O। आपको समझ में आ गया? ये कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आने वाला। आप अगर ये इतनी बार हमने ये रिएक्शंस करी हैं, अगर आप लिखना शुरू करोगे तो यू कैन राइट इट योरसेल्फ। इसमें देयर इज नथिंग ग्रेट कि सोडियम इसको आपने एसिड से रिएक्ट करा तो क्या हुआ। इसी तरह आप NaHCO3 को करेंगे, NaHCO3, HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब आप लोग निकालिए क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस ये कहां पर है? क्लोर एल्कली प्रोसेस जिसमें आपके साथ आप वो है ब्राइन, जिसमें ब्राइन होता है, गीला सोडियम कार्बोनेट को ब्राइन कहते हैं ना, वो मैंने आपको बताया था। व्हेनेवर द सोडियम क्लोराइड गीला है, वेट है, तो उसको ब्राइन कहेंगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस, टेक आउट। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है? ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। पानी में सोडियम क्लोराइड है, जब पानी में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं देन यू गेट NaOH, Cl2 और H2 गैस।
Cl2 और H2 और NaOH जो है वो आपका वो मिलेगा आपको सॉलिड के फॉर्म में। अब इन सारे के यूजेस आपको याद करने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। हाइड्रोजन गैस जो है बहुत ज्यादा अमोनिया मैन्युफैक्चर में काम आता है NH3 में। दूसरा हाइड्रोजन गैस जो है हाईली कंबस्टेबल है, ये बहुत जलती है, तो इसको इंडस्ट्रियल लेवल में यूज करते हैं एज ए फ्यूल, नॉट इन ए डोमेस्टिक पर्पस, क्योंकि इट कैचेस फायर वेरी सून। तो तीसरा पॉइंट है हाइड्रोजन का, ये इट इज आल्सो यूज्ड इन सो मेनी प्लेसेस, मेकिंग द मेडिसिन्स, इन मेकिंग द सो मेनी कॉस्मेटिक फैक्ट्री में भी यूज होती है ये। और जो क्लोरीन गैस है इसका तो बहुत बड़ी क्वालिटी है, वाटर प्योरीफायर में काम आता है, वाटर प्योरीफाई कर पम्प्स किलर है, स्विमिंग टैंक वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह क्लीन करने के काम आता है। इसके साथ साथ ये NH4 सील के मैन्युफैक्चर में काम आती है क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। और NaOH जो है, जो हमको ये भी हमें एक्वस फॉर्म में मिलता है NaOH इज अ बेस, ये बेस है। इसको बहुत ज्यादा NaOH को भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यूज करते हैं, इसको उसमें क्या नाम लेते हैं, NaOH को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यूज करते हैं, इसको ब्रेकअप भी करके सोडियम भी अलग ले सकते हैं। तो इन सब के आपको यूजेस याद करने हैं अलग अलग, NaOH के, Cl2 के, H2 के। और ये क्लोरीन, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहलाती है, क्योंकि ये NaOH इसमें एल्कलीन मिलता है और क्लोरीन मिलती है। NaCl वाटर है, और NaCl वाटर में है तो इसको ब्राइन कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में जब NaCl आ जाता है, या NaCl प्लस H2 होगा, तो इसको ब्राइन कहा जाएगा। और इसके तीनों की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। NaOH कहाँ पे यूज हो रहा है, Cl2 और H2। H2 तो आपको मालूम ही है बहुत अच्छी तरह। दूसरा H2 का एक और भी यूज है जो मुझे अब याद आया, ये हाइड्रोजनेशन में भी बहुत यूज करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को H2 देकर के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं, जैसे मार्जरीन वगैरह बनाने में, या घी बनाने में ये बहुत यूज किया जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दे कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो क्लोरीन है वो अमोनियम क्लोराइड बनाने में, और सबसे ज्यादा क्लोरीन का जो हमारी लाइफ में यूज होता है ये वाटर प्योरीफायर होता है। ये टैंक वगैरह, स्विमिंग पूल के टैंक साफ करने में यूज होता है। वाटर की जो टैंक वगैरह होते हैं उनमें डाला जाता है, उनको स्विम करते हैं, और अमोनियम क्लोराइड की मैन्युफैक्चरर में यूज होता है। और NaOH जो है इट्स एल्कलीन, इट्स ए वाटर सोल्यूबल बेस। जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनको एल्कलीन कहते हैं। तो एल्कलीन का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अब ये देखो, क्लोरीन गैस is given off at the anode if hydrogen gas is the cathode। उन्होंने एक टैंक बनाया, उसमें उन्होंने सोडियम क्लोराइड और वाटर डाला, तभी उसको ब्राइन लिखा है, जहां से ब्राइन जा रहा है। यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। जब इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने पास करी है, तो जो क्लोरीन है वो आपका एक जना कैथोड पे जाएगा, एक एनोड पे जाएगा। तो जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव चार्ज है। तो क्लोरीन इज गिवन ऑफ द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। ये ध्यान से रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल। shown the different uses of these product। उनके बहुत ज्यादा अपने अपने यूज हैं। अब ये देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे लिखा फ्यूल, मार्जिनिन, अमोनियम, फर्टिलाइजर। हाँ, फर्टिलाइजर भी बनाते हैं इससे बहुत ज्यादा। और ब्राइन के नीचे NaOH के लिखे डीग्रीजिंग मेटल, जो मेटल्स में ग्रीस लग जाती है उनको डीग्रीस करते हैं। सोप और डिटर्जेंट में तो यूज होगा ही होगा, पेपर मेकिंग में, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क जो बनता है उसमें भी ये यूज होता है। इसके यूजेस यहाँ लिखे हुए हैं, आप याद कर लीजिए। फिर से मैं बता रही हूँ, हाइड्रोजन का बहुत बहुत कंबस्टेबल है, फ्यूल है, बट ये इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया जाता है, बहुत बड़े बड़े कारखानों में। इट इज नॉट यूज्ड एज ए डोमेस्टिक पर्पस। और दूसरा मार्जिनिन, मार्जिनिन को होता है जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से सैचुरेटेड करते हैं, देन वी गेट द मार्जिनिन। तीसरा अमोनिया, NH3 बनेगा, उसमें 3 हाइड्रोजन के एटम आप देंगे एक नाइट्रोजन में, तो आपको NH3 मिलेगा, दैट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। उसके बाद आपका जो क्लोरीन है, क्लोरीन का यहाँ पे लिखा है वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, PVC एंड PVC वगैरह में भी एक क्लोरीन बहुत काम में आ जाती है। और ये डिसइंफेक्टेंट, बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि अब बैन हो गए हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही बहुत ज्यादा ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। और NaOH में तो डीग्रीजिंग ऑफ द मेटल, मेटल में जब ग्रीस आ जाता है, जैसे जो फैक्ट्रीज होती है उनमें चलते रहते हैं कुछ पंखे वंखे, एग्जॉस्ट फैन चलते हैं, तो उनके मेटल में ग्रीस आ जाता है। ग्रीस को हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को यूज करते हैं।
और इसके बाद कैसे सोप फैक्ट्री में, डिटर्जेंट में यूज होगा, पेपर मेकिंग में यूज होगा, और आर्टिफिशियल वाइपर, ये आर्टिफिशियल फाइबर में आपको बताना भूल गई थी, आर्टिफिशियल सिल्क बनता है, या अब कॉटन भी आर्टिफिशियल बनने लगी है, सिल्क तो बनता ही था, एक कॉटन भी अब आर्टिफिशियल बनने लगी है, उसमें भी ये सब यूज होता है। और बोलिए, एनी एल्स क्वेश्चन करो जल्दी से। और बहुत अच्छा, मैंने इतनी बार एक चैप्टर करा दिया है कि आप लोग बहुत, आई एक्सपेक्ट यू टू डू वेरी वेल। एनीबॉडी एल्स? कल बायो की आप लोग इकट्ठी करके रख लेना प्रॉब्लम, बायो के बारे में कल बायो का पीरियड होगा। पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू डाउन आते हैं तो वैलेंसी एक सी रहती है, बट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो फर्स्ट इट इंक्रीजेस, ये एल्यूमिनियम तक इंक्रीज होती है, कार्बन तक इंक्रीज होती है 14 ग्रुप तक, उसके बाद इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन की 2 हो जाती है, नाइट्रोजन की, इस तरह आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। मैंने बताया था ना कि जब वैलेंस शेल 4 होते हैं तो 4 वैलेंसी हो जाएगी, बट व्हेन दे आर मोर देन 4, जैसे सल्फर के केस में 6 वैलेंस शेल आते हैं, सल्फर के एटॉमिक नंबर 16 है, तो इट हैज गॉट 6 वैलेंस शेल। तो जब 6 वैलेंस शेल होते हैं तो 8 - 6 करके उसको माइनस कर लेते हैं, जो आता है वो उसकी वैलेंसी होगा, 2 वैलेंसी होगी। इस तरह क्लोरीन हेलोजन ग्रुप में 7 वैलेंस शेल होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 8, तो वो 1 बचता है, वो 1 उसकी वैलेंसी होगी। व्हेनेवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द मोर देन 4, यू आर, जैसे उसमें फास्फोरस में 5 आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15 है उसका एटॉमिक नंबर फास्फोरस का, तो 5, 2, 10 और 5 आ गए, तो वो 5 को आपको 8 से माइनस करना पड़ेगा, तो उसकी वैलेंसी 3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो। मेटेलिक कैरेक्टर, जब आप पीरियोडिक टेबल में व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस, और जब आप नीचे को जाते हैं तो बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। अगर सेकंड पीरियड है तो उसमें 2 शेल है, अगर थर्ड पीरियड है तो उसमें 3 शेल है, फोर्थ पीरियड है तो 4 शेल है। तो क्या होता है कि जब जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है, जब रेडियस उसका बढ़ जाता है तो इट डिक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज, उसका न्यूक्लियर चार्ज अपने आप कम होना शुरू हो जाता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज पूरा कम हो जाता है तो जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो बाहर वाले शेल के न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं रहता है, those electrons are away from that nuclear force, तो वो they tend to lose those electron। और मेटल का कैरेक्टर ये है कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जैसे आप टॉप से बॉटम पे आएंगे तो इसके मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आगे जाके आपको तो सारे नॉन मेटल मिल जाएंगे, बीच में मेटलॉइड्स मिलेंगे, देन इट्स मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि इनका रेडियस साइज जो है वो छोटा होता जाता है। छोटा होने से, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज अधिक होने से इसका रेडियस छोटा हो जाता है, और उस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के फोर्स के अंदर रहते हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव। आगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइज करता है, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करता है वो अपनी ऑक्सीजन देता है और खुद को रिड्यूस कर देता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कहलाएगा, लेकिन इटसेल्फ इट रिड्यूस्ड। जैसे कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन दे दी, तो कॉपर ऑक्साइड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट आफ्टर गिविंग ऑक्सीजन इट रिड्यूसेस इटसेल्फ, तो अपने आप को रिड्यूस कर दिया। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, क्योंकि वो दूसरे की ऑक्सीजन निकाल के अपने अंदर ले लेता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इट गिव्स ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, और उसके बाद इट रिड्यूसेस इटसेल्फ, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, वो दूसरे को रिड्यूस करके उसके ऑक्सीजन लेके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। ये पॉइंट बहुत क्लियर है, इसको भूलना मत, बिल्कुल ध्यान से याद करना।
ये है तो हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, आ गया। Na2O3 HCl, मैंने भी HCl का ही बताया था, NaSCO3 HCl। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ऑन द लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस। और व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड। तो जब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वो सोल्यूशन टर्बिड टर्न हो जाता है। CaCO3 बनने से वो उसमें टर्बिडिटी वाइट मिल्की सा हो जाता है। लेकिन उसमें फिर और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस पास करते हैं तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाता है और वो व्हाइट कलर का हो जाता है, कलरलेस। तो आपने थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो सोल्यूशन मिल्की हो गया, और जब ज्यादा डाली तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी तो ये मिल्की हो गया। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इट टर्न्स मिल्की। अब जब इसमें आपने और कार्बन डाइऑक्साइड पास करी H2O प्लस CO2, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3, ये बनाता है CaHCO3। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे क्या लगेगा, CaHCO3 होल ट्वाइस या ट्वाइस। तो ये आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, तो ये फिर से कलरलेस हो जाता है। आप फिर से ध्यान से देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इस कैल्शियम कार्बोनेट में H2O प्लस CO2 और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाली। इस प्रोडक्ट में आपने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाली, इट टर्न्स कलरलेस। ये देखिए, ये 2 है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, CaHCO3 ट्वाइस, तो ये फिर से कलरलेस हो गया। तो ये एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन अ लाइम वाटर। तो आप पहली इक्वेशन लिखेंगे, लाइम वाटर पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, इट टर्न्स मिल्की। फिर आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट, यू आर बाउंड टू राइट 2 इक्वेशंस। If excess carbon dioxide is passed, then it turns again transparent, colorless solution due to the formation of the calcium hydrogen carbonate, and you will write down this second equation. अब बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन भी आप देख लीजिए, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, अमोनिया डाल के बनती है। NaCl H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये बनती है NH4Cl प्लस NaHCO3, द फॉर्मेशन ऑफ द बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखिए, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। On heating this sodium hydrogen carbonate, we can get Na2CO3। ये ऑन हीटिंग, इसको गर्म करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के 2 हैं तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 ये लेने पड़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।